तो हम लोग शुरू करने वाले हैं एसईओ का टॉपिक आज। तो एसईओ में हम लोग जो समझने वाले हैं कि एसईओ है क्या, और एसईओ के टाइप्स क्या क्या आ जाते हैं। जैसे इसको हम लोग कह रहे हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो जिसको नहीं पता कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है जब आप सर्च इंजन में अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हो, मतलब उसकी रैंकिंग को इम्प्रूव करते हो। रैंकिंग कहाँ पे इम्प्रूव करनी है? एसईआरपी पे। एसईआरपी क्या होता है? जब गूगल पे जाकर आप इस तरह से कोई कीवर्ड सर्च कर रहे हो, जब गूगल पे आप गए और इस तरह से आपने कोई कीवर्ड सर्च करा, आपको इस तरह से रिजल्ट्स मिले। इस तरह के जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं, इनमें हम देखेंगे ये हमारे एसईआरपी के रिजल्ट्स हैं। इतने नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स अवेलेबल हैं उस पे। तो एसईआरपी क्या हो जाता है? जो सर्च इंजन में रिजल्ट्स अवेलेबल आ रहे हैं, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स अवेलेबल आ रहे हैं, उसको हम एसईआरपी कहते हैं। जैसे कि मैं आपको ये दिखाता हूँ। और ये ऑर्गेनिक होना चाहिए, इनमें स्पॉन्सर्ड नहीं लगाना चाहिए। स्पॉन्सर्ड है तो वो सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर, पीपीसी के अंदर चला जाता है। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं, ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ये एसईआरपी के अंदर जाते हैं, जिनको ऑर्गेनिक रिजल्ट्स भी बोलते हैं हम लोग। हम क्या बोलते हैं इनको? ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। राइट। इन रिजल्ट्स में अपनी वेबसाइट को टॉप में लेके आना ही एसईओ है। अब ये होता कैसे है? इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे आप ऑन पेज पे काम करिए, आप ऑफ पेज पे काम करिए, आप टेक्निकल एसईओ अपना अच्छा कर लीजिए। आप वाइट हैट एसईओ, ग्रे हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ की टेक्निक समझिए। जब आप इन सारे तरीके पे काम करते हैं, आप वेबसाइट को अंदर से और बाहर से, अंदर से मतलब आप उसके कंटेंट से लेके स्ट्रक्चर को लेके सबको इंप्रूव कर रहे हैं, एंड बाहर से आप रेपुटेशन बिल्ड कर रहे हैं अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए, हम उसको एसईओ कह रहे हैं। तो एक एक करके इसके टाइप्स को समझेंगे एंड देन आगे मूव करते हैं। ओके। सो अब सर्च इंजन के टाइप्स की जब हम बात कर रहे हैं, सर्च इंजन के टाइप्स क्या कहते हैं? जो जनरली सबसे कॉमन टाइप्स है वो है ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। राइट। इसके अलावा एक और टाइप बहुत कॉमन आता है जिसको हम लोकल एसईओ भी बोलते हैं। ठीक है। अब ये हैं टाइप्स। कोई आपसे पूछे कि टेक्निक्स ऑफ एसईओ क्या है, तो टेक्निक्स ऑफ एसईओ अलग है। ये हम टाइप्स पे बात करें, ये हमारा क्या है? टाइप्स है। इसके अलावा जो टेक्निक्स है, अब टेक्निक्स में आपका व्हाइट हैट, ग्रे हैट एंड ब्लैक हैट एसईओ चला जाता है। अगर आप समझ पा रहे हैं, कोई आपसे टाइप्स पूछ रहा है तो आप तीन तरह के टाइप्स बताएंगे: ऑन पेज, ऑफ पेज, लोकल एसईओ। अगर आपसे कोई टेक्निक्स पूछ रहा है तो आप व्हाइट हैट, ग्रे हैट, ब्लैक हैट एसईओ बताते हैं। तो ऑन पेज का मतलब क्या है? ऑन पेज खुद में बता रहा है अंदर। अंदर का मतलब क्या हो गया? जब वेबसाइट को आप अंदर से इंप्रूव कर रहे हो। जैसे वेबसाइट का डोमेन कैसा ले रहे हो, आप कीवर्ड बेस्ड डोमेन लोगे तो वो एक ऑप्टिमाइजेशन हो गया, तो जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है डोमेन ऑप्टिमाइजेशन की। आप वो वॉच कर सकते हैं, जिसमें आपको ये पार्ट समझ में आ जाएगा कि वेबसाइट, मतलब वेबसाइट का जब डोमेन ले रहे हैं तो हम वो कैसे लेने चाहिए और कौन से डोमेन आपको सिलेक्ट करने चाहिए। दूसरा, जब आप कंटेंट इंप्रूव कर रहे हो, तो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, इसके बाद जस्ट वही है। तो जब आप कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की वीडियो आप समझेंगे, जब कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को आप समझेंगे कि हम वेबसाइट के अंदर किस तरह से कीवर्ड को इनबिल्ड करते हैं, कैसे इंटरलिंकिंग करते हैं, कंटेंट को किस तरह से लिखा जाए, ये सारा ऑन पेज के अंदर में पार्ट आ रहा है। आप इमेज ऑप्टिमाइजेशन से लेके वेबसाइट के स्ट्रक्चर को कैसे इंप्रूव करें जाए, वेबसाइट की फास्ट लोडिंग कैसी होनी चाहिए, किस तरह से उसको इंप्रूव कर सकते हैं, ये सारा पार्ट हम ऑन पेज में कंप्लीट करेंगे। ऑफ पेज में क्या आ जाता है? ऑफ पेज में आ गया बाहर से। अब समझिए, बाहर से क्या? किसी और वेबसाइट से रेपुटेशन आपको लेके आनी है। अब लेके आने का मतलब पकड़ के लेके नहीं आओगे आप। अब लेके आने का मतलब क्या हो गया? किसी और वेबसाइट पे जाकर आपको अपना लिंक पुट करना है। लिंक अगर एंकर टेक्स्ट होगा, एंकर टेक्स्ट के लिंक में मैं आपको दो तीन तरह के लिंक समझाता हूँ। एक हो गया टेक्स्ट लिंक, जो बेसिकली आपने किसी कीवर्ड आपने कोई लिखा हुआ है उसको हाइपर लिंक कर दिया अपने किसी वेबसाइट के वेब पेज से, दैट इज एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट लिंक हो गया। दूसरा, इमेज बेस हाइपर लिंक लेना। इमेज बेस क्या? कोई इमेज किसी और की वेबसाइट पे लगी हुई है, उस पे आपने अपनी वेबसाइट का लिंक लगा रखा है, दैट इज इमेज लिंक लेना। ठीक है। तीसरा हो गया यूआरएल बेस। ठीक है। यूआरएल बेस कैसे? आपने सिंपली अपना यूआरएल किसी और वेबसाइट पे पुट कर दिया। इसका एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो ये टेक्स्ट वाला है,
ये आप देख रहे हैं ये इमेज वाला है, ये आप देख रहे हैं ये यूआरएल वाला है। ओके। और लोकल एसईओ क्या हो जाता है? लोकल एसईओ जब आप अपने लोकल कीवर्ड्स को पकड़ लेते हैं। लोकल कीवर्ड्स क्या हो गया? लोकल के किसी बंदे को मत पकड़िएगा। लोकल कीवर्ड्स क्या हो गया? लोकल कीवर्ड्स का देखिए सिंपल सेंस बन जाता है। जैसे जब किसी कीवर्ड के बाद आप कोई लोकेशन या कोई सब लोकेशन यूज करते हैं, कोई एरिया कोई प्लेस का नाम यूज करते हैं, तब उसे हम लोकल कीवर्ड्स बोल देते हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन साकेत में अगर मैं रैंक करने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं गूगल मैप को रैंक कर रहा हूँ, या अपने एक वेब पेज को लोकल कीवर्ड पर रैंक कर रहा हूँ, मैं उसको लोकल एसईओ बोलूंगा। सिंपल सेंटेंस में रहे। जब आप जनरल कीवर्ड पे अपने वेब पेज को नॉर्मल कर रहे हैं तो वो नॉर्मल एसईओ है। जब आप लोकल कीवर्ड्स पकड़ लेते हैं और लोकल कीवर्ड्स में आप लोकल एरिया को टारगेट करते हैं उस कीवर्ड के साथ में, हम उससे लोकल एसईओ कह देते हैं। ये जनरल हो गया। अब टेक्निक्स की बात समझ लेते हैं। व्हाइट हेड क्या है? देखो व्हाइट हेड का मतलब टोपी नहीं है, यहाँ पे सफेद रंग की टोपी नहीं पहननी है। व्हाइट हेड का मतलब क्या हो गया? व्हाइट हेड का मतलब है जो भी टेक्निक्स गूगल एल्गोरिथम के हिसाब से या गूगल अपडेट के हिसाब से सही है और गूगल रिकमेंड करता है, आप उनको फॉलो कर रहे हो अगर, वो हमारे व्हाइट हेड एसईओ टेक्निक के अंदर में जाते हैं। जैसे गूगल बोलता है कि आपको नेचुरल बैकलिंकिंग करनी है, दैट इज वन ऑफ द व्हाइट हेड एसईओ। आपको कंटेंट यूनिक लिखना है, वो व्हाइट हेड एसईओ के अंदर में जाता है। इस तरह के जो आप गलत तरीके यूज नहीं कर रहे हैं अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए, वो व्हाइट हेड के अंदर में है। देन आ जाता है ब्लैक हेड एसईओ एक। मैं ग्रे हेड थर्ड में समझाऊंगा क्योंकि पहले हम ब्लैक हेड समझते हैं अभी। तो व्हाइट हेड के बाद ब्लैक हेड का मतलब क्या है? बिल्कुल अपोजिट। जब आप ऐसी एसईओ टेक्निक्स यूज करते हैं जो गूगल मना करता है स्ट्रिक्टली। जैसे आपने खुद की मल्टीपल बहुत सारी वेबसाइट्स बना ली बैकलिंक के लिए। आप जनरली लोगों से कह रहे हो कि आपको बैकलिंक दे, आप डुप्लीकेट कंटेंट यूज कर रहे हो। राइट, आप कंटेंट कहीं और से उठा के अपनी वेबसाइट में पुट कर रहे हो और उसको यूज करके आप रैंक करने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज ब्लैक हैट एसईओ। इस तरह की टेक्निक्स 1 महीने 2 महीने चल जाती हैं। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि 6 महीने नहीं चलती हैं, कई टेक्निक्स होती हैं जो 6 महीने भी सर्वाइव कर जाती हैं। लेकिन जैसे ही कोई गूगल अपडेट आती है और गूगल को मालूम चल जाता है कि आपने वो ब्लैक हैट एसईओ करा हुआ है अपनी वेबसाइट पे, तो गूगल उस वेबसाइट को पेनलाइज कर देता है। और इस तरह की अपडेट्स आप बहुत सारे सुनते भी होंगे कि 3.2% वेबसाइट इंपैक्टेड फ्रॉम एसईओ। सो ये जो चीजें आती है, जो न्यूज आती है, वो बेसिकली यही वेबसाइट्स होती हैं जो ब्लैक हैट एसईओ की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट पे, वो जाती हैं पेनलाइज की स्टेज में। तीसरी स्टेज क्या हो जाती है? ग्रे हैट एसईओ। ग्रे हैट एसईओ को समझिए इन दोनों के बीच का पार्ट। मतलब गलत तरीका है लेकिन गूगल उसको अभी तक पकड़ नहीं पाया है, आप समझिए। मतलब ऐसी प्रैक्टिसेस यूज करना जिनकी वजह से आप आसानी से रैंक भी कर जा रहे हैं, बट फॉर द टाइम बिंग आप पकड़े नहीं जा रहे। इन फ्यूचर कभी भी गूगल उसको ब्लैक हेट के अंदर कंसीडर कर सकता है। तो ऐसी प्रैक्टिसेस जो अभी गूगल ने पकड़ी नहीं है लेकिन हमें पता है कि वो गलत है, हम उसको ग्रे हैट कहते हैं। राइट, ओके। तो ये हो गया टेक्निक्स ऑफ एसईओ और टाइप्स ऑफ एसईओ के बारे में। चलो हमने टाइप समझ लिए अभी। अब टाइप समझने के बाद में हमारे पास में दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है? हमारे पास दूसरा पॉइंट है कि हम ये समझें कि ऑन पेज के अंदर में इसके सब टॉपिक्स क्या क्या हैं। जैसे, तो हम अभी क्या समझने वाले हैं कि हम ऑन पेज एसईओ के सब टॉपिक्स क्या हैं। मैं जब भी ऑन पेज एसईओ पढ़ाऊंगा ना, ठीक है, मतलब मैं जब भी ऑन पेज एसईओ पढ़ाता हूँ तो मैं सबसे पहला जो टॉपिक कवर करता हूँ वो कवर करता हूँ मैं कीवर्ड रिसर्च। अच्छा देखिए, हम लोग समझ रहे हैं कीवर्ड रिसर्च में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। कीवर्ड रिसर्च में हम सबसे पहले समझेंगे कि हमें शीट कैसे प्रिपेयर करनी है। तो शीट प्रिपेयर करते वक्त हम 5 चीज़ों का ध्यान रखते हैं। हम 5 चीज़ कौन कौन सी ध्यान रखते हैं? सबसे पहले हम किस तरह का कीवर्ड ले रहे हैं, उसका इंटेंट क्लियर हम समझने की कोशिश करते हैं कि उसका इंटेंट कैसा है। इंटेंट पर्टिकुलर कीवर्ड बाइंग में है या इन्फॉर्मेटिव कीवर्ड जा रहा है। और दूसरा पॉइंट क्या जाता है? सर्च वॉल्यूम देखना। अब किसी कीवर्ड को कोई सर्च ही नहीं करता, अगर आप उस पर रैंक भी कर जाओ, टॉप पे भी आ जाओ, तो क्या फायदा? भाई ऐसी दुकान चलाने का फायदा नहीं है ना जिसमें कस्टमर ना आए। तो सबसे पहले आपको ऐसी जगह दुकान खोलने की जरूरत है जहां पे आप लोगों को लेके भी आ पाओ। मतलब आपको ऐसे कीवर्ड सेलेक्ट करने की जरूरत है जिनसे आप ट्रैफिक, अगर उस पर रैंक कर जाते हो तो आप ट्रैफिक को गैदर भी कर पाओ, आप ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे लेके भी आ पाओ। राइट। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कीवर्ड रिसर्च पर करते वक्त? हम इंटेंट समझेंगे। ठीक है। इंटेंट समझने के बाद में हम पर्टिकुलर कीवर्ड पे कितना ट्रैफिक है, हम उसके अकॉर्डिंग कीवर्ड की लिस्ट बनाएंगे। तीसरा, हम कंपटीशन को समझेंगे। कंपटीशन के बाद में फोर्थ आ जाता है, दैट इज डबल कोटेड रिजल्ट्स। डबल कोटेड रिजल्ट्स क्या है? देखिए डबल कोटेड रिजल्ट्स क्या होता है, जब आप
सर्च करते हैं सर्च इंजन में जाके, जब कोई कीवर्ड आप लिखते हैं, तो जब जब जनरल कीवर्ड लिखते हो आप, जनरल कीवर्ड में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं दैट इज ब्रॉड रिजल्ट्स। ठीक है, ब्रॉड रिजल्ट्स मतलब वो कॉम्बिनेशन बेस पे, अगर आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कीवर्ड सर्च करा गूगल पे जाके, तो आपको क्या मिलेगा, सर्च इंजन के रिजल्ट्स भी उसके अंदर कंसिस्ट करते हैं, राइट। अब मुझे अगर एग्जैक्ट पता करना है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक साथ किस किस वेबसाइट में लिखे हैं, तो मैं उनको डबल कोट के अंदर डाल दूंगा। जब मैं डबल कोट के अंदर, तो ये जो नंबर आपको नजर आ रहा है इस तरह से, ये नंबर आपको बताता है कि इतनी वेबसाइट ने एग्जैक्टली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक साथ लिखा है, या तो वो टाइटल में लिखा होगा या अपने कंटेंट में कहीं पार्ट पे लिखा हुआ है। अब तीस हम लोग पांचवे वाले पार्ट पे जो पता करते हैं, वो पार्ट पता करते हैं, दैट इज आई आर। इसको हम इन टाइटल रिजल्ट्स भी बोलते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि इन टाइटल डबल कॉलन डबल कोट्स के अंदर में आप इस तरह से सर्च कर रहे हो, और जो ये नंबर नजर आ रहा है, ये वो रिजल्ट्स है जिनके टाइटल में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक साथ लिखा हुआ है। तो हमें ये भी देखना जरूरी है कि जिन वेबसाइट के इन टाइटल में एग्जैक्टली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लिखा होगा, वो पूरा पेज उस कीवर्ड पे काम कर रहा है, मतलब वो एक्चुअल में कंपटीशन है आपका। जिनमें डबल कोटेड के अंदर में एक आपको थोड़ा सा ब्रॉड रिजल्ट मिल जाता है, जिसमें आपको समझ में आता है कि कौन कौन से वेब पेजेस हैं जो एग्जैक्टली ये कीवर्ड यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से हम एक शीट का प्रिपेयर करते हैं, और अब ये शीट देख रहे हैं, ये शीट इस तरह से आपको प्रिपेयर करनी है जब भी कोई क्लाइंट आपसे पूछ रहा है। और ऐसे आप शीट अपने सामने वाले क्लाइंट को भेज देते हैं, या अपने लिए भी कभी काम कर रहे हो, तो आप इस तरह से शीट को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा सेकंड टॉपिक कीवर्ड रिसर्च पे, जो ऑन पेज खत्म होने के बाद में जब हम लोग ये पूरे डिस्कशन कर लेंगे, तो हम नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कीवर्ड रिसर्च पे ही करने वाले हैं। सेकंड पॉइंट क्या आ जाता है, सेकंड पॉइंट आ जाएगा डोमेन ऑप्टिमाइजेशन। देखिए, डोमेन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, डोमेन ऑप्टिमाइजेशन है अपने एसईओ के अकॉर्डिंग डोमेन का सिलेक्शन करना। मैं उसे डोमेन ऑप्टिमाइजेशन कह देता हूँ। तो अगर मैं नीज बेस बना रहा हूँ, अगर मैं लो कंपटीशन कीवर्ड पे ही एग्जैक्टली एक पूरी वेबसाइट बना दे रहा हूँ, वैसी वेबसाइट्स के लिए किस तरह का डोमेन लेना चाहिए, आपको एग्जैक्ट मैच डोमेन लेना है, या आपको फ्रेज मैच डोमेन लेना है, या जियो मैच डोमेन लेना है। अगर किसी ने मेरी ये डोमेन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर वीडियो पूरी नहीं देखी है, तो मैंने ये वीडियो का लिंक यहाँ लगाया हुआ है, आप इसको जाके चेक कर सकते हैं, जो डोमेन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर वीडियो है। यहाँ से आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी कि डोमेन ऑप्टिमाइजेशन कैसे लेना चाहिए, और कौन से डोमेन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना चाहिए, और किस तरह के डोमेन का सिलेक्शन आप कर सकते हैं नीच बेस पे। ओके, थर्ड पॉइंट आ जाता है मेटाटेक्स। ऑन पेज में थर्ड पॉइंट मेटाटेक्स ऑप्टिमाइजेशन होता है। मेटाटेक क्या हो गया, अब मेटाटेक्स को ऐसे समझिए, मेटाटेक्स एसईओ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो सर्च इंजन को ये बताता है कि आपकी वेबसाइट का टाइटल क्या है, आपकी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन क्या है, आप किस कीवर्ड पर रैंक करना चाहते हो, आप उस पेज को गूगल में लेके जाना भी चाहते हो या नहीं लेके जाना चाहते, या किसी भी सर्च इंजन में लेके जाना चाहते हो, वो बताने के लिए हम लोग मेटाटेक्स का यूज करते हैं। मेटाटेक्स तीन तरह के होते हैं, एक आप सर्च इंजन के लिए कर रहे हैं, दूसरा आप कर रहे हो सोशल मीडिया के लिए, तीसरा आप कर रहे हो ट्विटर कार्ड्स, मतलब ट्विटर के लिए कर रहे हो, कि जब भी आप कोई सोशल मीडिया में आपके लिंक को शेयर करे, तो वो किस तरह से इम्बेड होगा, वो सोशल मीडिया मेटाटेक्स के अंदर में चला जाता है, जिसको ओपन ग्राफ मेटाटेक्स भी बोलते हैं। ओके, जब ट्विटर में कोई लिंक आपका शेयर हो, वो इस तरह से इम्बेड होकर अगर जा रहा है, तो वो ट्विटर कार्ड के जरिए आप कंट्रोल कर सकते हो। और सर्च इंजन के लिए इन मेटाटेक्स का आप यूज करते हो। तो ये हम लोग मेटाटेक्स ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर आता है। ये वाला टॉपिक भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, जिसका मैं लिंक लगा रहा हूँ, आप इसको भी जाके चेक कर सकते हैं अगर आपने मेटाटेक्स ऑप्टिमाइजेशन को पढ़ना है तो। फोर्थ, दैट इज कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। देखिए, अब कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। अब मैंने क्या करा, मैंने अपनी वेबसाइट का कंटेंट लिखवाना है, तो मैंने कंटेंट राइटर पकड़ा, मैंने उसे कीवर्ड दे दिया, भाई एक काम करो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर में मुझे एक कंटेंट लिख के दे दो। उसने क्या करा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज ही नहीं करा उसे, मतलब उसको एसईओ वर्ड यूज कर रहा है, या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पूरी तरह से नहीं यूज किया, या उसने यूज भी करा तो वो एक ही बार यूज करा। ठीक है, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में सबसे बड़ा जरूरी होता है कि आप कीवर्ड की फ्रिक्वेंसी क्या रख रहे हो, कितने फ्रिक्वेंसी में कीवर्ड का यूज कर रहे हो, कहाँ पे यूज कर रहे हो, आप प्रोमिनेंस यूज कर रहे हो या प्रॉक्सिमिटी मेंटेन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इस चीज को भी देखना कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में बहुत जरूरी है। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब नहीं होता कि आपने कंटेंट लिया और लिख के दे दिया, अदरवाइज तो सारे कंटेंट राइटर की वेबसाइट ना रैंक कर रही होती। ठीक है, सारे कंटेंट राइटर की वेबसाइट रैंक क्यों नहीं कर रही होती है, क्योंकि उन्हें कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की नॉलेज
कम होती है एज कम्पेयर जो एसईओ कर रहे होते हैं कुछ, तो वो समझते हैं कि मुझे कीवर्ड की फ्रिक्वेंसी का कितना यूज करना है, मुझे एलएसआई कितने यूज करने हैं। एलएसआई अगर नहीं पता तो इट इज लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। लेटेस्ट सिमेंटिक क्या होता है? रिलेटेड वर्ड्स जो आप जिस टॉपिक पे लिख रहे हो उससे रिलेटेड वर्ड्स का यूज करना अपने कंटेंट के अंदर में। तो वो उतने उसको कितनी फ्रिक्वेंसी में आप यूज करोगे अपनी वेबसाइट में, उसको हम एलएसआई बोल देते हैं। इंटरलिंकिंग कैसे करनी है, कितनी इंटरलिंकिंग करनी चाहिए कंटेंट के अंदर में, एक्सटर्नल लिंकिंग कितनी करोगे, नो फॉलो यूज करना है, डू फॉलो यूज करना है, ये सब जो मैं अभी वर्ड यूज कर रहा हूँ ये कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर के पार्ट है। तो अगर ये बाउंस भी जा रहा हो तो अभी इतना समझिएगा कि कंटेंट किस तरह से लिखना है, कैसे लिखना है, और एसईओ फ्रेंडली कंटेंट कैसे बनाया जाए, ये सब हम लोग कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के टॉपिक में समझने वाले हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के बाद में, वो आएगा इमेज ऑप्टिमाइजेशन। अब मैं इसमें आपको इमेज क्रिएट करना नहीं बता रहा हूँ, आप ये गलती मत समझिएगा भी कि मैं यहाँ पे आपको इमेज कैसी क्लिक करनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, मैं इस पे नहीं बता रहा हूँ। इमेज कैसी डालनी है, किस तरह से डालनी है, उसको हम इमेज ऑप्टिमाइजेशन बोल रहे हैं। इमेज का ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या होगा, जिसको अल्टरनेटिव टेक्स्ट बोला जाता है, वो क्या होगा, टाइटल एट्रीब्यूट क्या होगा, इमेज का फाइल नेम जो आप कीवर्ड बेस पे कैसे रखोगे, दो अगर आप इमेजेस यूज कर रहे हो तो उनके जो नेम है वो कैसे चेंज करोगे, किस तरह से इमेज ऑप्टिमाइजेशन करा जाता है एक वेबसाइट के अंदर में, इमेज का वेट कैसे रिड्यूस कर सकते हो, ये सारा हम लोग इमेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर समझने वाले हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, दैट इज साइट मैप ऑप्टिमाइजेशन। साइट मैप ऑप्टिमाइजेशन में हम ये समझ रहे हैं कि हमें साइट मैप कैसा बनाना चाहिए। अगर वो HTML साइट मैप है तो कैसा होगा, अगर XML साइट मैप्स है तो कैसा यूज करेंगे, ये हम लोग साइट मैप ऑप्टिमाइजेशन में समझेंगे। हम ये भी समझेंगे कि अगर HTML की वेबसाइट है या PHP की वेबसाइट है उनके लिए साइट मैप आप कैसे जनरेट करेंगे, ये हम लोग साइट मैप ऑप्टिमाइजेशन के अंदर समझने वाले हैं। इन इनके अंदर जो वेब पेजेस आ रहे हैं इनकी प्रायोरिटी कैसे आप सेट करते हो, ये भी हम इसके अंदर में समझने वाले हैं। राइट, ये हम लोग साइट मैप ऑप्टिमाइजेशन के अंदर में कवर करेंगे। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक आ जाता है इसका ऑन पेज के अंदर में, जो हम लोग समझेंगे, robots.txt। रोबोट्स की फाइल है। देखिए आप वो रोबोट ओरिजिनल वाला नहीं बनाने वाले हो, पेज वाला रोबोट बनाने वाले हैं। ठीक है, तो robots.txt फाइल बेसिकली यूज करी जाती है जब आप किसी भी सर्च इंजन के बॉट को इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो, उसके लिए robots.txt का यूज करा जाता है। अब इसके जरिए हम ये कंट्रोल करेंगे, अगर हमारे किसी दो पेज के कंटेंट सेम है और मैं उसमें से एक ही पेज को गूगल में लेके जाना चाहता हूं तो मैं वो robots.txt के जरिए कंट्रोल कर लूंगा। मैं गूगल से चाहता हूं कि किसी कौन से फोल्डर को अलाउ करना है, कौन से फोल्डर को नहीं अलाउ करना है, वो भी हम लोग robots.txt के जरिए हम लोग चेक कर सकते हैं। एक और सेक्शन आ जाता है, अगर मैं चाहता हूँ मेरा कोई एडमिन पैनल है, मैं नहीं चाहता वो सर्च इंजन के अंदर जाए, तो मैं वो भी robots.txt के जरिए मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो robots.txt बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन फाइल होती है जो हम लोग सर्च इंजन बॉट के लिए बनाते हैं। राइट, तो ये 7 टॉपिक हम लोग ऑन पेज एसईओ के अंदर में कवर करने वाले हैं। इसके बाद अभी हम लोग डिस्कस करते हैं ऑफ पेज एसईओ हमारा क्या होता है। अगला डिस्कशन है हमारा ऑफ पेज के बारे में। अब ऑफ पेज में हम लोग ये समझ रहे हैं कि हमें बैकलिंक कैसे बिल्ड करने हैं, हमें किस क्वालिटी के बैकलिंक बिल्ड करने हैं, कहाँ से बैकलिंक लेके आना है, किस तरह से लेके आए बैकलिंक, बैकलिंक्स के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, क्वालिटी बैकलिंक और बैड बैकलिंक में डिफरेंस क्या हो सकता है, अगर किसी ने बैड बैकलिंक बना दिया तो कैसे प्रिवेंट करने वाले हो, ये सारी चीजें हम लोग ऑफ पेज एसईओ के अंदर में कवर करेंगे, और ये वन बाय वन अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो जैसे हम ऑफ पेज के अंदर में सबसे पहला टॉपिक क्या आ जाता है, देखिए ये आ गया लिंकिंग। अब लिंकिंग क्या होती है, जब आप एक पेज को, एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से कनेक्ट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड लिंकिंग। राइट, ठीक है। अब लिंक कितने कितने तरह के बन सकते हैं, लिंकिंग में हम देखें एक लिंकिंग होता है। लिंकिंग कितने कितने तरह के बन सकते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ लिंकिंग में बात करें, सबसे पहला है इंटरनल लिंकिंग, दूसरा एक्सटर्नल लिंकिंग, तीसरा इनबाउंड लिंकिंग, फोर्थ है आउटबाउंड लिंकिंग। ओके,
अब यहाँ समझिएगा इंटरलिंकिंग का मतलब क्या है, मैं इसको एग्जांपल से समझाते हैं। हम मान लेते हैं कि ए मेरी वेबसाइट है और बी बाहर वाले की वेबसाइट है। तो अगर मैं A1 कह रहा हूं दैट मीन्स मेरा एक पेज है, A2 कह रहा हूं तो मेरा दूसरा पेज है। तो अगर मैं A1 को किसी A2 से कनेक्ट करूं, मतलब A1 के अंदर में A2 का लिंक डालूं, दैट इज इंटरनल लिंकिंग। अब एक्सटर्नल लिंकिंग क्या हो गया, जब A1 को A1 के अंदर में आप किसी B1 का लिंक डालते हो, मतलब एक वेबसाइट के, मेरी वाली वेबसाइट के अंदर या अपनी वाली वेबसाइट के अंदर आप किसी बाहर वाली वेबसाइट का लिंक डाल रहे हो उस वेबसाइट को छोड़ के, तब उसे हम लोग एक्सटर्नल लिंकिंग कहते हैं, किसी बाहर को कनेक्ट करना। ओके। इनबाउंड लिंकिंग क्या हो गया, इनबाउंड मतलब आ रहा है, देखिए जब कोई B1 आपकी वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट में पुट करता है उसको इनबाउंड लिंकिंग कहते हैं। और आउटबाउंड लिंकिंग क्या है, जब आप अपनी वेबसाइट से बाहर वाले को लिंक दे रहे हो। तो अब ध्यान से समझिएगा, एक्सटर्नल लिंकिंग और आउटबाउंड लिंकिंग दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। तो कोई आपसे पूछे एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होती है या आउटबाउंड लिंकिंग में डिफरेंस क्या है, दोनों सेम होते हैं। एक्सटर्नल आप बाहर वाले को लिंक दे रहे हो, आउटबाउंड जब आप बाहर वाले को लिंक कर रहे हो। तो कहने का तरीका और करने का तरीका दोनों सेम है, मतलब एक्सटर्नल लिंकिंग और आउटबाउंड लिंकिंग दोनों सेम है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कोई आपसे पूछे अगर कंफ्यूज करने की कोशिश करे तो मत होइएगा, एक्सटर्नल लिंकिंग और आउटबाउंड लिंकिंग का दोनों का सेम मतलब जाता है। तो ये आपको लिंकिंग समझ में आ गई। अब लिंक जब बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए एक लिंक कैसे बनता है, एक लिंक बनता है, जो हाइपरलिंक रेफरेंस होता है वो इस तरह से क्रिएट होता है। ये मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये एक हाइपरलिंक क्रिएट करने का पूरा तरीका है, आप देख रहे हैं। तो ओपनिंग एंकर टैग, ठीक है, इसको बोला जाता है हाइपरलिंक रेफरेंस। ये मैं अभी लिख दे रहा हूँ, फिर मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। यूआरएल, जिस वेबसाइट पे आप लिंक या जिस वेब पेज पे आप लिंक करना चाहते हो, ठीक है, इसको एंकर टेक्स्ट बोला जाता है। क्लोजिंग एंकर टैग। अब आप ध्यान से समझिए, आपने ओपनिंग एंकर टैग से ये चीज स्टार्ट करी, उसके बाद हाइपरलिंक रेफरेंस लिखा, उसमें आपने वो यूआरएल डाल दिया जिसको आपको लिंक करना है। लिंक करने के बाद में आपने वो एंकर टेक्स्ट लगाया जो लोगों को दिखाई देगा, मतलब लोगों को गूगल दिखाई देगा, लेकिन जब वो क्लिक करेंगे तो वो example.com पे चले जाएंगे। और ऐसे उसको क्लोज करा जाता है क्लोजिंग एंकर टैग में। ये पूरा एक हाइपरलिंक क्रिएट करते वक्त हम लोग स्ट्रक्चर का ध्यान रखते हैं। तो डेस्टिनेशन यूआरएल आपका क्या होने वाला है, जहां पे हमें उसे भेजना है। तो ये लिंक मुझे किसी दूसरे की वेबसाइट पे अगर मैं पुट कर रहा हूं तो वो इनबाउंड लिंकिंग होगी, मैं लिंक लेने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं अपनी ही वेब पेज पे, मैं अपनी वेबसाइट पे मैं अपने वेब पेज का लिंक लगा रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैंने होम पेज पे अपने किसी XYZ पेज का लिंक लगा दिया, तो उस चीज को हम लोग इंटरनल लिंकिंग बोल देते हैं। ओके, आई गेस ये आपको समझ में आ गया। किसी को कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं ये चीज समझा दूंगा। ओके, अब चलते हैं हम लोग बैकलिंक के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। तो बैकलिंक के मेथड समझ लेते हैं। अगर किसी को ये लग रहा है कि ये एसईओ इतना ही है, तो एसईओ इतना नहीं है। मैं इनको बेसिक बेसिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन टॉपिक के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। जब वो पर्टिकुलर वीडियो आएगी, ये सिर्फ बेसिक कवर हो रहा है, तो आपको पता चल जाए कि अगर कोई ऐसे पूछ रहा है कि बैकलिंक के मेथड्स कौन से होते हैं या लिंक किस तरह के होते हैं, तो हम लोग वो समझाने की सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो जैसे सबसे पहला लोग जो करते हैं दैट इज बैकलिंक लेने के लिए डायरेक्टरी सबमिशन है। दिस इज वन ऑफ द बैकलिंक मेथड्स जो डायरेक्टरी सबमिशन एक आता है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी डायरेक्टरी वाली वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को लिस्ट कर सकते हो। एंड जब आप लिस्ट कर देते हो वो एक हाइपरलिंक क्रिएट हो जाता है, एंड देन उसके जरिए आप एक बैकलिंक ले सकते हो। ये एक एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह से एक हाइपरलिंक क्रिएट हो जाता है डायरेक्टरी साइट्स में। ओके, दूसरा हो गया ब्लॉग कमेंटिंग। आपने बहुत सारे ब्लॉग देखे होंगे जिनमें कमेंट सेक्शन बना हुआ होता है नीचे में। अब उस कमेंट सेक्शन में आपने ऐसे नाम लिखा, ठीक है, आप इस तरह से मेल आईडी डालते हो और इस तरह से आपने वेबसाइट का यूआरएल डाला। जब इसको आप कमेंट को सबमिट करते हो तो इस तरह से हाइपरलिंक नजर आता है। उस हाइपरलिंक पे
कोई क्लिक करेगा तो वो डेस्टिनेशन वाले यूआरएल पे चला जाएगा जो आपने यूआरएल डाला होगा। अब इस तरह के प्रोसेस से भी आप बैकलिंक जनरेट कर सकते हो, मतलब ऐसी ऐसी वेबसाइट ढूंढना जो ब्लॉग्स हैं जहाँ पे कमेंट सेक्शन बने हुए हैं, वहां पे अपने कीवर्ड का यूज करके हाइपरलिंक लेके ब्लॉग कमेंटिंग करना और बैकलिंक जनरेट करना, ये भी ब्लॉग कमेंटिंग के अंदर में आता है। इस पे ध्यान दिया जाता है ब्लॉग कमेंटिंग में, जब भी आप कर रहे हो तो आप होम पेज को ज्यादा टारगेट करो ब्लॉग कमेंटिंग करते वक्त, ये मैं आपको आगे समझा दूंगा। ओके। फॉरम पोस्टिंग। तो फॉरम पोस्टिंग में ऐसे बहुत सारे फॉरम्स हैं मार्केट में जहाँ पे डिस्कशंस होता है, उस डिस्कशन में सिग्नेचर जाता है। जब भी आप कोई फॉरम में कोई भी आप रिप्लाई कर रहे हो या आंसर कर रहे होते हो, आपके रिप्लाई करते वक्त में एक सिग्नेचर का पॉइंट होता है। सिग्नेचर में आपके लिंक्स अगर पहले से बिल्ड हैं, आपने लिंक लगा रखे हैं, तो वो फॉरम के जरिए आप वहां पे भी बैकलिंक जनरेट कर सकते हो, जिसका एग्जांपल ये दिख रहा है। फोर्थ, आर्टिकल सबमिशन। आर्टिकल सबमिशन क्या हो गया, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है, जैसे मीडियम की आप बात कर लीजिए, या योर स्टोरी हो गया, ठीक है, या राइट डॉट ए एस हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं, मैं बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। तो अभी सिर्फ छोटे छोटे एग्जांपल ले रहे हैं। इन वेबसाइट पे जब आप आर्टिकल सबमिट करते हो और बीच में आप किसी कीवर्ड पे हाइपर लिंक कर देते हो अपनी वेबसाइट का, दैट इज आर्टिकल सबमिशन। सबसे इफेक्टिव माना जाता है आर्टिकल सबमिशन जब भी आप रैंक करने की कोशिश कर रहे होते हो। ओके। एंड फिफ्थ आ जाता है जैसे गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग क्या होता है, जब आप अपनी वही आर्टिकल, जैसे आप आर्टिकल, देखिए आर्टिकल सबमिशन में और गेस्ट पोस्टिंग में दोनों में डिफरेंस क्या है। आर्टिकल सबमिशन में वो वेबसाइट डायरेक्टली अलाउ कर रही है, इसलिए आप डायरेक्टली उसके उस पे गए, साइन अप करा और डायरेक्टली आपने वो चीज डाल दिया, दैट इज आर्टिकल सबमिशन। गेस्ट पोस्टिंग में क्या होता है, गेस्ट पोस्टिंग में आपको वो ऑथर वाला वो रिक्वेस्ट करना पड़ता है, वो अप्रूवल देता है तो आपको एक लॉगिन मिल जाता है, एंड देन वो चीज आप आर्टिकल गेस्ट पोस्ट कराते हैं। तो गेस्ट पोस्ट पेड भी हो सकता है, फ्री भी हो सकता है। अगर पेड है तो आपको वो आर्टिकल सेंड करना पड़ेगा सामने वाले ऑन ब्लॉग ऑनर को, एंड देन वो, या कोई मीडिएटर है तो उसको सेंड कर दीजिए, वो आपके बिहाफ पे उसको सबमिट करते हैं। जब वो सबमिट करते हैं, लाइव हो जाता है, तो अगर पेड है तो उसके लिए आपसे चार्ज करा जाता है, दैट इज गेस्ट पोस्टिंग के अंदर में चला जाता है। सिक्स आ जाता है इमेज सबमिशन। इमेज सबमिशन क्या होता है, ऐसी बहुत सारी, जैसे पिंटरेस्ट का आपने नाम सुना होगा, पिंटरेस्ट भी इमेज सबमिशन के अंदर में चली जाती है, और ऐसे बहुत सारे, बिहांस है, ऐसे बहुत सारे जाते हैं। इन वेबसाइट का यूज करना, जब आप इनके इमेज के बेस पे हाइपरलिंक लगाते हो, तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो पिंटरेस्ट का एक लिंक दिखाई दे रहा है, और इस पे अगर देख रहे हो आप यूआरएल नजर आ रहा है, जब इस पे कोई इमेज पे क्लिक करेगा तो वो वेबसाइट पे चला जाएगा, दैट इज इमेज सबमिशन। तो इस तरह के इमेज सबमिशन के जरिए भी बैकलिंक जनरेट होते हैं। ओके। प्रेस रिलीज सबमिशन। प्रेस रिलीज सबमिशन क्या होता है, अपने बारे में जब आप प्रेस रिलीज कराते हैं अलग अलग वेबसाइट पे, जैसे prlog.org इज वन ऑफ दिस, न्यूज वायर एक आ जाता है, ऐसे बहुत सारे पेड फ्री बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो प्रेस रिलीज में जाकर एक 300 वर्ड 250 वर्ड के अंदर में अपने बारे में एक न्यूज देना या कुछ चीज अनाउंस करना, और वो अनाउंस करते वक्त अपने लिंक का यूज करना, अपने वेबसाइट के लिंक को वहां पुट करना, उसे हम प्रेस रिलीज सबमिशन कहते हैं, जिसके जरिए बैकलिंक बहुत सारे जनरेट कर सकते हैं यहाँ। एक ये हो गया। तो नेक्स्ट आ जाता है पीडीएफ सबमिशन। ओके। अब पीडीएफ सबमिशन क्या होता है, ऐसी पीडीएफ सबमिशन वाली साइट्स बहुत सारी हैं, जैसे स्लाइड शेयर होगी, आप इनका यूज कर सकते हो, या ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, इनमें पीडीएफ बना के, पीडीएफ के अंदर अगर आपका लिंक है तो इस तरह से एक लिंक आपने पुट कर दिया अपने पीडीएफ के अंदर में, एंड देन वो पीडीएफ आपने सबमिट कर दिया स्लाइड शेयर के अंदर में। तो जब कोई बॉट उस पीडीएफ को रीड करता है तो उसके अंदर आपका लिंक मिलता है, दैट इज कॉल्ड पीडीएफ सबमिशन। ओके। तो ये आपके पीडीएफ सबमिशन आ गया। एक मैं आपको समझाता हूँ, वीडियो सबमिशन के जरिए भी बैकलिंक मिल जाते हैं, तो इसको भी कवर करते हैं। देखिए वीडियो सबमिशन क्या हो गया, यूट्यूब जैसी वेबसाइट्स आप देख रहे हैं, ठीक है, या Vimeo हो गया, डेली मोशन हो गया, ऐसे बहुत सारी हैं। अब यूट्यूब पे जब आप कोई वीडियो रिलीज कर रहे हो, तो आप कोई भी एक वीडियो बना लीजिए, वीडियो के नीचे आप देखें तो यहाँ पे लिंक लगे हुए होते हैं, तो यूआरएल बेस्ड बैकलिंक है, वो आप वीडियो सबमिशन के जरिए आसानी से ले सकते हैं। ये एक एग्जांपल हो गया। तो बैकलिंक के मेथड आई गेस सबको समझ में आ गए, ये बैकलिंक के तरीके हैं लेने के, कि आपको कैसे बैकलिंक लेने हैं, राइट। अब बात करते हैं हमें क्या चीज हमेशा मेजर करनी चाहिए,
देखिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जब वीडियो आएगी तो वो बहुत ज़रूरी है आपको समझना। क्योंकि देखिए, बैकलिंक बनाना वो तो सभी कर रहे हैं, ठीक है? सभी बैकलिंक कहीं ना कहीं से बना रहे हैं और कहीं ना कहीं से लोग बैकलिंक दे भी रहे हैं किसी को। बैकलिंक कितना क्वालिटी का है, कितना ऑथोरिटेटिव है, ये कैसे जज करोगे आप? ठीक है, किस बैकलिंक से आपकी वेबसाइट पुश होगी ऊपर की तरफ, या किस वेबसाइट से आपकी वेबसाइट, किस बैकलिंक से आपकी वेबसाइट डाउन जाएगी? ये चीज आप जब तक क्वालिटी या उसको मेजर नहीं करोगे, तब तक आप नहीं समझ रहे। तो क्वालिटी बैकलिंक्स मेजर करने के लिए मैं Ahref के यूज करते हैं लोग, दूसरा लोग, कई लोग उसका मॉस यूज करते हैं। ठीक है, इनके जरिए क्या करते हैं, हम किसी भी वेबसाइट जिससे हम लोग बैकलिंक ले रहे हैं, राइट, कोई भी आर्टिकल सबमिशन कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं हम लोग उसका डीए या डीआर चेक कर रहे हैं, या उसका पीए या यूआर चेक कर रहे हैं, दैट इज डोमेन अथॉरिटी। क्या हम चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका डोमेन अथॉरिटी क्या है, या डोमेन रेटिंग क्या है। ठीक है, पीए क्या होता है, दैट इज पेज अथॉरिटी, और यूआर क्या होता है, दैट इज यूआरएल रेटिंग। तो Ahref ये वाली चीज देता है, ये जो सेक्शन है इस ये Ahref के जरिए आया हुआ है, और मॉस देता है ऊपर डीए और पीए। ठीक है, मॉस एक और चीज बताता है, दैट इज स्पैम स्कोर। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, डोमेन रेटिंग या डोमेन अथॉरिटी ये है क्या? तो एक वेबसाइट को जज करते वक्त, एक वेबसाइट कितनी अच्छी है उसको 0 to 100 स्केल में मेजर करा जाता है। जितना हायर स्कोर होगा उतनी अच्छी होगी। मतलब इसको थोड़ा सा हम रिमूव करेंगे, मैं वापस यहां लिख दे रहा हूं, डीए, डीआर, पीए, यूआर। ओके, नाउ हम इसको कहां से मेजर कर रहे हैं, 0 to 100 में मेजर कर रहे हैं। okay? हम इसको कितने मेजर कर रहे हैं, 0 to 100 में। जितना हायर होगा उतना अच्छा होगा, मैंने कहा। मतलब अगर 100 डीआर की वेबसाइट है या 100 डीए की वेबसाइट है, वो बहुत अच्छी है। 0 डीआर की या 0 डीए की वेबसाइट है, वो बहुत बेकार है। तो अब ये समझिएगा, जो नई नई वेबसाइट्स होती हैं उनका 0 होता है, जिनके बैकलिंक अच्छे क्वालिटी के बिल्ड होने शुरू हो जाते हैं, राइट, उनका डीआर और डीए बढ़ जाता है। ओके, पीए और यूआर क्या होता है, ये पर्टिकुलर पेज अथॉरिटी के लिए की बात करें, ये भी 0 to 100 मेजर करे जाते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर यूआरएल या पर्टिकुलर वेब पेज के लिए होते हैं, राइट। पेज अथॉरिटी और यूआरएल अथॉरिटी में डिफरेंस क्या है बेसिकली? देखिए, पेज अथॉरिटी और यूआरएल अथॉरिटी एक ही चीज है। जब आप एक वेब पेज की रेपुटेशन चेक करने की कोशिश कर रहे हो, एक यूआरएल की रेपुटेशन चेक करने की कोशिश कर रहे हो, हम उसको यूआरएल रेटिंग या पेज अथॉरिटी कह देते हैं। ये भी 0 to 100 के लिए मेजर कर रहा हूँ। जितना बैकलिंक ज्यादा अच्छा मिला होगा पर्टिकुलर पेज या यूआरएल पे, उतना उसके पेज अथॉरिटी या यूआरएल रेटिंग बढ़ गई होगी, राइट। तो जितना हायर होगा उतना अच्छा माना जाएगा। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, दैट इज स्पैम स्कोर। अब स्पैम स्कोर भी 0 to 100 में मेजर करा जाता है। अब मॉज ने बता दिया 60 स्पैम स्कोर वाली एक वेबसाइट है, ठीक है। तो हायर का मतलब तो अच्छा होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। स्पैम स्कोर का मतलब है कि जितना 0 की तरफ होगा उतना अच्छा माना जाएगा। मतलब आपको ऐसी वेबसाइट देखनी है जो 0 की तरफ हो। मतलब 2% अगर स्पैम स्कोर है, फिर भी आप कंसिडर करो 5% से नीचे नीचे वाली जो स्पैम स्कोर वाली वेबसाइट है उसको बैकलिंक के लिए कंसिडर कर सकते हैं, उससे ऊपर वाली वेबसाइट को आप स्पैम स्कोर में कंसिडर ना करें। तो अगर आपको बहुत सारे बैकलिंक, बहुत ज्यादा स्पैम इसको या बहुत लो डीए डीआर वाली वेबसाइट से मिले हुए हैं, तो आप ऐसे बैकलिंक को कंसीडर ना करें, उसको आप लो क्वालिटी बैकलिंक में कंसीडर करो। अब ये बताओ, देखिए सुनो, अब जब आप रियल वर्ल्ड में काम करते हो ना, मतलब जब अभी जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, तो आपके मार्केट में बहुत सारे ना कॉम्पिटिटर जाएंगे, ठीक है। कॉम्पिटिटर क्या करते हैं, आप नए नए रैंक करने शुरू हुए, आप कॉम्पिटिटर इतनी आसानी से रैंक करने तो देंगे नहीं। वो क्या करते हैं, वो आपकी वेबसाइट को नीचे लाने के लिए बैड बैकलिंक्स, राइट, आपको आपकी वेबसाइट पे पुट करना शुरू कर देते। पुट मतलब मैं आपकी वेबसाइट का एक बैकलिंक बना देता हूँ, ठीक है, और वो भी लो डीआर वाले पे, ठीक है, जिससे आपकी रैंकिंग इंपैक्ट होना शुरू हो जाए। तो ऐसे अगर बैकलिंक आपको मिल रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप डिसअवो टूल का यूज कर सकते हो, जो गूगल सर्च कंसोल के अंदर में आता है। तो ये प्रिवेंशन के बारे में भी, इसकी शीट कैसे बनाई जाती है, डिसअवो टूल को कैसे यूज करना है, ये भी हम लोग जब
ऑफ पेज एसईओ के इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो मैं बताऊंगा आपको कि डिसअबो टूल का कैसे यूज करना है, राइट। तो ऑफ पेज में हम लोग ये सब पढ़ने वाले हैं कि हमें इंटर लिंकिंग कैसे हम लोग करने वाले हैं, या हम लोग डिसअबो टूल का कैसे यूज करेंगे, या क्वालिटी को कैसे मेजर करेंगे, वो सब आगे देखने वाले हैं। तो आई गेस आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है कि ऑफ पेज एसईओ क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लोकल एसईओ। तो लोकल एसईओ में हम ये समझते हैं कि हमें लोकल कीवर्ड्स की शीट पहले बनानी है। तो जैसे हम लोगों ने कीवर्ड शीट बनाना सीखेंगे, मैं आपको वहां पे लोकल कीवर्ड्स को सेग्रीगेशन करना भी बता दूंगा कि ये आपकी जो कैटेगरीज हैं, ये जो आपकी कीवर्ड की शीट, कीवर्ड का सिलेक्शन आपने करा हुआ है, ये लोकल के अंदर में जाएगा, तो हम लोग उसको लोकल के अंदर में डालेंगे, लोकल कीवर्ड शीट बनाएंगे अलग से। लोकल कीवर्ड शीट में हमें क्या देखना है कि पर्टिकुलर को मैं गूगल मैप के जरिए टारगेट कर रहा हूँ या मैं अपने वेब पेज के जरिए टारगेट कर, मतलब आप दोनों तरीके से टारगेट कर सकते हो। आप इसको गूगल मैप के जरिए भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता कि गूगल मैप मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ गूगल माय बिजनेस के जरिए आप अपना खुद का एक मैप क्रिएट कर सकते हैं, राइट। उस मैप को आप रैंक करते हो लोकल कीवर्ड्स पे, ठीक है। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है जब आप उसके अंदर जो रिव्यू पुट करवा रहे हो, या कोई रिव्यू पुट कर रहा है वो किस कीवर्ड का यूज कर रहा है। आप उसमें जब लिस्टिंग कर रहे हो, जब उसमें सर्विसेज ऐड कर रहे हो, तो किस कीवर्ड की कर रहे हो। जब उसके अबाउट लिख रहे हो आप गूगल मैप का, तो वो कैसा कर रहे हो, राइट। वो गूगल माई बिजनेस में ऑप्टिमाइजेशन के तरीके हैं। जब हम लोग गूगल माई बिजनेस पढ़ेंगे या गूगल मैप पढ़ेंगे, तो मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से लोकल एसईओ गूगल माई बिजनेस के जरिए कर सकते हैं। नाउ डिस्कस कि आप जब इसको एक वेब पेज के जरिए टारगेट कर रहे हैं, तो जब आप लोकल एसईओ करते हो किसी वेब पेज पे, आपको भी सेम फॉर्मेट यूज करना है। आपने कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया, कोई लोकल कीवर्ड आप सेलेक्ट करोगे, एक पर्टिकुलर पेज उस कीवर्ड के बेस पे आप बनाते हो। मतलब जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन साकेत मैं बोल रहा हूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन साकेत के ऊपर एक वेब पेज बनाऊंगा, लिस्टिकल बना लूंगा, ठीक है। उसमें अपने आप को टॉप में रखने की कोशिश करते हैं, एंड देन उसके जरिए आप बिजनेस गैदर करने की कोशिश कर रहे हो। तो लोकल लोकल कीवर्ड पे बेसिकली कंपटीशन बहुत लो होता है। इस वजह से आपके रैंक करने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी वजह से जो लिस्टिकल साइट्स हैं, जैसे अगर मैं बात करूं जस्ट डायल की बात करिए या इंडिया मार्ट की आप बात कर लीजिए, राइट, ये आसानी से रैंक क्यों कर रही है? क्योंकि इनमें जो कीवर्ड का सिलेक्शन हो, जो मेजरली हो रखा है, वो लोकल कीवर्ड्स हैं, जिन पे कंपटीशन है ही नहीं, बहुत सारी वेबसाइट बनी नहीं है। अब जैसे मैन्युफैक्चरर्स या एक्सपोर्टर्स वेबसाइट बनाते ही नहीं ज्यादातर, तो ऐसे जगह पे इंडिया मार्ट आसानी से रैंक कर रहा है, और वो लोकल बिजनेस बहुत ज्यादा गैदर कर रहा है, और लोकल बिजनेस वो फिर वो आगे सेल कर रहा है। तो अगर अभी आपको लोकल बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, तो आप लोकल वेब पेज बना के भी उसको रैंक करने की कोशिश कर सकते हैं, जो हम लोग एक वेब पेज के जरिए आगे समझेंगे कैसे करना है। ओके, तो अभी का टॉपिक हो गया है खत्म। तो अब शुरू करने वाले हैं हम लोग कीवर्ड रिसर्च का टॉपिक, राइट। कीवर्ड रिसर्च का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगा। उससे पहले मैं ये चाहूंगा जो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। अगर आपका कोई दोस्त एसईओ सीखना चाहता है, उसके साथ ये वीडियो शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहिए, राइट, कि किस किस तरह से आपको कोई भी चैलेंजेस हो रहे हैं, अगर किस तरह से आपको एसईओ करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, राइट। मैं कुछ अदर इससे रिलेटेड कुछ कोर्स के वीडियोस भी अदर ट्रेनर से बनवा रहा हूँ। जैसे अभी हम लोगों ने एक इलस्ट्रेटर का वीडियो हम लोग क्रिएट करवा रहे हैं, तो मैं इलस्ट्रेटर का वीडियो बहुत जल्दी शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आपको कुछ ग्राफिक्स या क्रिएटिव्स अपने लिए बनाने हैं, तो आप उस वीडियो को देख के भी आप लोग सीख सकते हैं। कोई और ऐसा टॉपिक है जो आपको चाहिए कि मैं उस पर वीडियो तैयार करूं, मतलब डिजिटल मार्केटिंग के अलावा, मैं उस पर तैयार करके वीडियो जितनी जल्दी होगा मैं वो आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।